मैं संजीव आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे ही रहा हूँ। लेकिन आज संडे है और आज मेरा समय है आपके मोटिवेशनल स्पीच के लिए। और ख़ास करके स्पीच तो सुन-सुन के सब बोर हो ही जाते हैं। लेकिन मैं आज उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनके लिए रिवीजन क्लास मैंने शुरू की है। और ऐसे बच्चे जो खुद से परेशान हैं, अभी तक पढ़े नहीं, या जिनको लगता है कि यानी आगे क्या होगा, के लिए सबसे पहली बात तो जब आप एग्जाम चले ही गए, बैठ ही गए, तो फिर डरने की तो कोई बात है ही नहीं। भाई, डर तो उसके पहले लगना होता है, जब तक हम गए नहीं थे। अब तो हम पहुंच गए, तो डरना मना है। सब कुछ परफेक्ट हो। एक तो देखते हैं सर का एग्जाम आ जाए या कोई भी ऐसी चीज है, तो ऊपर वाला तो याद आता ही है, खास करके तब जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही अलग अलग मानते हैं। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना तो बहुत बुरी बात है। अपने टीचिंग लाइफ में मैंने देखा है कई बच्चों को जिनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उनके परसेंटेज नीचे आ जाते हैं। चाहे वो छोटा सा भी क्वेश्चन हो, जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक आंसर को बार बार देखने की जरूरत है। जब तक आप उसे छोटा क्वेश्चन समझ के, आसान क्वेश्चन समझ करके छोड़ देंगे, तो ऑब्वियसली एग्जाम में आप उसी को भूल जाएंगे। तो रिवीजन जब हम कर रहे होते हैं तो हर एक चैप्टर के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए हमें कंसंट्रेशन रखना होता है। दूसरी बात, मैं आपको बता रहा था कि जब हम वहां पहुंच गए एग्जाम देने के लिए, जब हम पहुंच ही गए, तो फिर डरना कैसा। भाई, या तो आर होगा या पार होगा। फिर क्या, जंग के मैदान में हम पहुंच गए हैं, तो फिर बोले सो निहाल, जो होगा देखेंगे। हाँ, कुछ बातें जरूर हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहले मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने वर्क को प्रिपेयर करें, कैसे हम रिवीजन करें। तो बोर्ड में कुछ बातें हमें हमेशा ख्याल रखना होता है। देखिए, जब तक आप किसी खास स्कूल में थे, जब स्कूल में थे, तो जब पेपर होते हैं तो एक तो आपको मालूम है गवर्नमेंट के अलग-अलग पॉलिसीज हैं, जिसके बेस पे 99% चांस होता है कि आप अगले क्लास में आ जाएंगे। 10th फर्स्ट बोर्ड क्लास है, और यहाँ सारा चेंज मिलता है। कैसे? स्कूल में एग्जाम में आपको वही यूजुअल टीचर नजर आते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में भी, और आपके पेपर भी वही चेक करते हैं। तो हम टीचर की सिंपैथी आपके साथ होती है, हमें आपका क्राइटेरिया मालूम होता है
कई बार होता है, अच्छे बच्चे होते हैं, वो सटीक नहीं लिख पाते। फिर भी हमारे मन में उनके लिए होता है कि नहीं बच्चा तो अच्छा है, पता नहीं कोई प्रॉब्लम, कोई टॉपिक प्रॉब्लम में रही होंगी। लेकिन वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम में आपका आईना, आपका आपकी पहचान, सब कुछ आपका पेपर है, जिस पेपर में आप लिख के आते हो। तो जब आपको फर्स्ट टाइम ऐसा चांस मिल रहा है कि आप अपनी आइडेंटिटी पेपर के थ्रू बताओ, रिटन पेपर के थ्रू बताओ, तो फिर उस रिटन पेपर को तो आपको बिल्कुल बोल्डली और अच्छे से सजाना ही होगा। डरना नहीं है। एग्ज़ाम में जब हम जाते हैं तो सब कुछ हम होते हैं। इन्विजिलेटर हैं या कोई भी वहाँ पे जो गार्डिंग में है, तो वो आपकी सहायता के लिए हैं, आपको सुविधा मुहैया करवाने के लिए हैं, आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। यानी कि आप वहाँ पे ऑलमाइटी हैं और सबसे बड़ा ऑलमाइटी तो ऊपर वाला है ही, जिसको आपने याद किया ही। अब रही बात कि वहाँ हम पेपर को अटेंड कैसे करें? तो इसमें हर एक समझाने वाले के अपने-अपने फैक्ट हैं, अपने-अपने टैक्टिक्स हैं। जैसे मेरी थिंकिंग ये होती है कि हम सबसे पहले वैसे क्वेश्चन को करें जो हमें लगे। 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम मिलता है पेपर में, आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने समय आपको कुछ बातों का ख्याल तो रखना ही होता है। मैं बार-बार आपको जब क्लास भी लेता हूँ आपकी तो बताता हूँ। रफ पेपर, एक रफ पेज आपको सेलेक्ट करना है, वहाँ रफ पेज लिखना है। वहाँ पे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, तो वहाँ पे जो आपके टेबल्स हैं या कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जो फ़ॉर्मूले हैं, कोई ऐसा पॉइंट भी कई बार आ जाता है पढ़ते-पढ़ते कि जो मैं कहीं भूल ना जाऊँ। तो ऐसी चीज़ों को रफ में पॉइंटेड आप थोड़ा-सा लिख देते हैं। दूसरी चीज़, लिखने का पैटर्न आपको अगर लगता है कि नहीं अभी तो 20 मार्क्स के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव होने हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ऑब्जेक्टिव आई कैन डू, तो ऑब्जेक्टिव कर लें, सेक्शन ए है, फिर बी और सी और डी ऐसे करके करें। या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। यानी कि लास्ट और स्टार्टिंग से तक आए। लेकिन आपके लिखने का एक पैटर्न होना चाहिए। मैंने कई सारे पेपर देखे हैं जिसमें पैटर्न ही नहीं होता। कभी क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, कभी क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया, कभी क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया और इस चक्कर में होता क्या है, एग्ज़ामिनर जो होता है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, कन्फ्यूज़ हो जाता है, परेशान हो जाता है। और देखो, 2 ही मैंने कहा ना अभी कि बोर्ड एग्ज़ाम में 2 ही माई-बाप हैं। एक तो जो आपके गार्डिंग में वहाँ पे इन्विजिलेटर हैं, जो आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं और दूसरा जब पेपर चेक हो रहा है। और जब आपने उसी को परेशान कर दिया, तो जब वो फ्रस्ट्रेट होगा, परेशान होगा, न आपके आंसर को वो बार-बार ढूँढेगा, तो ऑब्वियसली फिर परेशानी आपको भी आएगी। जो प्रॉपर मार्क्स मिलने चाहिए, वो आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिल पाएगा। तो ख़्याल ये रखना है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन बाद में भी करना पड़े इन केस, तो वहाँ पे हम उसका सेक्शन नंबर ज़रूर डिनोट कर दें, ताकि उसे ढूँढने में परेशानी ना हो। वो समझ जाए कि हाँ, इस सेक्शन के और उससे आपको भी बेनिफिट है। अलग-अलग मार्क्स होते हैं ना, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, तो अगर मान लो आपने नंबर सेक्शन वगैरह नहीं डाला और कहीं गलती से उस क्वेश्चन के जो 3 मार्क्स के थे, वो आपको 2 ही मिल गए, आपका लॉस हो गया, ठीक है ना? तो इन बातों का खास ख्याल रखना है कि भई
प्रॉपर तरीके से लिखें, नीट एंड क्लीन लिखें। मैंने कहा आपका आईना पेपर है। पेपर में किसी तरह की एक हैबिट है आजकल की ना, क्लास में जब पेपर वगैरह होते हैं, बातचीत लोग करते हैं, थोड़ा पूछने की दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ आपको ख़ास ख़्याल रखना है कि जब आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो आपको कोई पहचानता नहीं वहाँ, सब नए हैं। तो फिर आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। आपकी इमेज जब जब खराब होगी तो इन्विजिलेटर के निशाने पे आप आएँगे, आप पे ध्यान ज़्यादा रहेगा, आप परेशान होंगे। तो बिल्कुल पेपर में शालीनता, पेपर को लिखने में शालीनता और फिर आपके व्यवहार में भी बिल्कुल शालीनता होनी चाहिए। किसी से रिस्पेक्ट कर देना, किसी को रिस्पेक्ट दे देना, उससे कुछ घट नहीं जाता। किसी से सॉरी बोल देना, हम नीचे नहीं हो जाते, है ना? तो इन बातों का अभी भी और हमेशा लाइफ में भी इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात आती है कि पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मस्ट हैं। क्या मस्ट हैं? हथियार। वो हथियार नहीं जो बॉर्डर पे हमारी सेना लेके रहती है। आपके लिए स्टूडेंट के लिए हथियार क्या है? पेन, कॉपी, सॉरी कॉपी तो ज़रूरत ही नहीं। पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके और प्रॉपर देख करके कि ऐसा ना कि वहाँ पे जैसे क्लास में हैबिट होती है ना, खत्म हो जाता है पेन तो किसी से माँग लेते हैं, वहाँ तो किसी से माँगने का कोई मतलब बनता नहीं है। फिर आप परेशान होंगे। तीसरी बात, टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है हर काम के लिए। टाइमिंग डिनोट होता है कि इतने बजे आपको पेपर में जाना है, एंट्री होनी है। अब 5 मिनट का एक हिंदी में स्टोरी एक पढ़ा होगा आपने भी, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, तो 5 मिनट में तो करते-करते गाड़ी छूटती है। प्रॉपर टाइम में और बिफोर टाइम पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कभी ट्रैफ़िक में, कभी अन्य कारण से अगर आप इधर-उधर रह जाते हैं, तो एक तो आपका टाइम लॉस हुआ, एंट्री के टाइम से ज़्यादा जाएँगे लेट, तो मेबी एंट्री मिले ना मिले। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब हम टाइम से नहीं पहुँचते, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपका माइंड बहुत फ्रस्ट्रेट रहेगा। तो आपके पास जो 3 आवर का टाइम है, उसका आप सही रूप से उपयोग नहीं कर पाएँगे। आधे 1 घंटे तो आपको अपने माइंड के स्टेबिलिटी में लगेगा। इन चीज़ों का बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है कि आप ख़्याल रखें, स्पष्ट रूप से लिखने का और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक लाइटली बात करता हूँ कि कई बार होता है कि भई हमें पासिंग मार्क्स के लिए 27 सपोज़ चाहिए और कई बार हम 24-25 तक अटक जाते हैं। तो वहाँ पे एग्ज़ामिनर देखो आप आपके प्रति अच्छा रवैया ही रखता है। वो ये देखता है कि कहीं अगर नंबर 2 नंबर मिल जाएँ, तो बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन आपने अगर पूरी सीट ही ब्लैंक छोड़ी हुई है, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो फिर वो मार्क्स, वो आपके पॉइंट आएँगे कहाँ से? तो पहले कहा करते थे ना, अभी भी कहते हैं जैसे मैंने कहा कि नीट एंड क्लीन लिखना है। तो नीट एंड क्लीन का मतलब लोग ये समझ जाते हैं कि भई सफाई के नंबर मिलते हैं, तो पूरा छोड़ के आ जाओ, बिल्कुल साफ-सुथरा पेज नज़र आएगा, मार्क्स मिल जाएँगे। ऐसा नहीं है। बहुत केयर के साथ बोर्ड का एग्ज़ाम देना होता है। दूसरी चीज़ 15 मिनट मैंने आपको कहा कि रीड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग में मिलते हैं और फिर लास्ट में
रिवीजन का टाइम भी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे उसको, आपको क्वेश्चन इतने समय में सॉल्व कर लेना है, कम से कम 10 मिनट्स तो आपके पास रिवीजन के लिए हों। कई बार होता है कि हम एक बार देखते हैं तो याद आ जाता है, अरे नहीं यहाँ पे ये वर्ड छोड़ दिया, ये वाला अंडरलाइन करना था, यहाँ तो ए नहीं था, यहाँ तो बी लाना था। तो ये चीज़ें रिवीजन में आपको सर्च आउट होंगी, क्योंकि तब तक हम फ्लो में होते हैं। जब ढाई पौने 3 घंटे हम पेपर कर लिए होते हैं, तो फ्लो में आ जाते हैं। तो सारी चीज़ें वो माइंड में सेटअप आ जाती हैं। इन बातों का बिल्कुल ख्याल रखना है। देखिए, रिवीजन का जो फंडा है, रिवीजन में कई बार होता है कि हम लोग, ये ह्यूमन नेचर है कि स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं, अरे यार अभी तो 11 महीने पड़े हुए हैं, कर लेंगे तैयारी, ऐसा क्या है? फिर 6 महीने बच गए, तब भी अरे कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, 6 महीने हैं ना, हो जाएँगे। ऐसे करते-करते अब लास्ट टाइम में बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे अब तो होएगा ही नहीं, अब क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने 1 साल मक्खी तो नहीं मारे ना, कुछ ना कुछ तो किया ही है। तो टॉपिक्स को रिवाइज़ करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप में जितना सामर्थ्य है, अपना एफर्ट तो आप दे ही सकते हैं। कहते हैं ना, कर्म की चिंता हमें करनी चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करना हमारा काम है, फल तो फिर मिलता ही है। तो हमेशा केयर रखना है इन बातों का कि भई रिवीजन के टाइम में हम लीनिएंट ना हों। हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। रिवीजन जब हम करते हैं, तो हर सब्जेक्ट का, ए टू जेड सब्जेक्ट, जो भी आपके 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, उन सब का एक प्रॉपर टाइम में आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि हमने मैथ्स को उठाया तो मैथ्स ही करते रह गए, साइंस उठाया साइंस ही करते रह गए। क्योंकि जो साइंस या कॉमर्स लेने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैथ और साइंस तो है ज़रूरी, लेकिन परसेंटेज कहाँ से बनेंगे? परसेंटेज बनेंगे आपके हिंदी से, इंग्लिश से, एसएसटी से। एक प्रॉपर आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें कि इस सब्जेक्ट को इतने देर पढ़ना है, इतने देर पढ़ना है। भई नींद, नींद तो ऐसे ही उड़ जाती है जिसको टेंशन हो जाए बोर्ड की। और ज़रूरी नहीं है ये आपने पढ़ लिया होगा और हम एक्सक्यूज़ भी दे देते हैं कि डॉक्टर कहते हैं भई कि 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उस नींद का अपना ही मज़ा है, जब एग्ज़ाम के बाद आप सोएँ, आहाहा! क्या नींद आती है। ऐसा लगता है बेटी ब्याह करके सोए। तो नींद फिर आ जाएगी। स्टूडेंट की आँखों में नींद ना रहे, तो वो स्टूडेंट कैसा? लेकिन ये एक हैबिट सी बन गई है कि पहले नींद पूरी करते हैं, उसके बाद पढ़ाई हो जाएगी। इन हैबिट्स को बदल देने की सख्त ज़रूरत है। कुछ प्रॉपर टाइम होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें माइंड में बिल्कुल बिठाने होते हैं। आपको साइंस में आपने पढ़ा है मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन में अलग-अलग फंक्शंस होते हैं और सुबह का टाइम, लेट नाइट का टाइम, एक ऐसा टाइम है जहाँ पे कि एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होता है और उस समय जो चीज़ें पढ़ते हैं आप, वो आपके फोर ब्रेन में अच्छी तरह से जाता है। लर्निंग पॉइंट जितने हैं, वैसे तो मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं होता हूँ कि कोई चीज़ लर्न किया जाए, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल अभी जागे हैं और मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि आप अभी भी जागे हैं, तो जो श्योर शॉट है, जो मैं आपको चैनल पे वही टॉपिक्स दे रहा हूँ, आप उनको रिवीज़न कीजिए ना।
श्योर सक्सेस मिलना है। अभी भी आप कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। आपको मालूम है, अभी लीनिएंट होते हैं, किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है। मैंने कई बार, हर एग्ज़ाम में मैं देखता हूँ कि जब कंपार्टमेंट आने के बाद वो 1 आध महीने बाद पेपर हो ही जाता है। अब कंपार्टमेंट में कैसे पास हो जाते हैं वो? कंपार्टमेंट में कैसे अच्छे नंबर ले आते हैं? और आज क्यों नहीं लाए? 1 महीने में क्या बिगड़ गया? सिर्फ़ एक चीज़ बना कि जब आप एक बार कंपार्टमेंट आए, एक बार आपको धक्का लगा, तो आपकी आँखें खुली कि यार कर लेना बहुत ज़रूरी था। रिज़ल्ट आने के बाद जितनी टेंशन आपको नहीं होती, उतनी ट उससे ज़्यादा टेंशन आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदार को होती है। आप देखेंगे, जैसे ही रिज़ल्ट आएगा ना, रिज़ल्ट आप बाद में अपने घर में बताएँगे। उससे पहले फ़ोन आना शुरू हो जाएँगे, क्या हुआ? बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था। तो आपकी बहुत सारी फ़िक्र है लोगों की और उन फ़िक्र को अगर आप समझ नहीं पाएँगे और उनको हँसने का मौका देंगे, तो ये ठीक नहीं है। लोग अपने दुःख से परेशान नहीं हैं, वो दूसरे के सुख से परेशान होते हैं और ऐसे सुख देना अपने परिवार को मज़ा आता है जिससे लोग दुखी हों। लोग दुखी हों वो ठीक है, हम सुखी हों। आप प्रॉपर टाइम अभी से बनाएँ, मैं एकदम श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक तो कोरोना काल में सीबीएसई ने ही क कट कर रखा है बहुत सारे सिलेबस को। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सारे नहीं कर सकता हूँ, तो आप कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लें पॉइंट को, चैप्टर को, जो आपको थोड़ा समझ में आता है और उनके पीछे आप लेबर कर दें। क्या कोई समस्या आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को जो 15 मिनट का मैं कह रहा हूँ, तो जैसे ही आप बैठें, तो एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट जो पढ़ने का टाइम होता है, वो पढ़ने का टाइम होता है। क्या होता है ना, हम लोग दिमाग लगाते हैं यार कि ये वाला क्वेश्चन किससे पूछूँगा, वो किससे पूछूँगा। देखो, जो अच्छे बच्चे हैं, वो जब तक अपना पेपर नहीं करेंगे और पेपर तो लिमिटेड होता है, 3 आवर का होता है, उतने में कंप्लीट होना है, तो अच्छे बच्चों से तो आप छोड़ ही दो कि वो आपको क्वेश्चन बताएँगे, अगर मौका मिले तब भी। और ये कॉम्पिटिटिव नेचर है। मैं एप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि जो अच्छे बच्चे हैं, वो अपने कंसंट्रेशन में रहें, अपने पेपर को देखें, वहाँ आपकी लाइफ़ है। आप दूसरे की लाइफ़ में वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप परेशान हो जाएँगे। 15 मिनट जो है वो आप बिल्कुल थोरोली क्वेश्चन को पढ़ें। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं, और वैसे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होते हैं लिखे हुए, तो कोई समस्या होती नहीं है। कंसंट्रेट करें कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा? मैंने कहा ना, रफ़ शीट में इन सब चीज़ों को आप नोट कर लें, ताकि जब आप सॉल्यूशन पे आएँ तो फटाफट सॉल्यूशन हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन टफ नज़र आता है, परेशान ना हों। अभी मैंने कहा कि आप उसके बारे में लिखें, परेशान होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप जो आपको समझ में आता है, वो उसमें लिखें। स्पीड और एक्यूरेसी को बहुत ख्याल रखना है। जो इम्पोर्टेंट, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि व्हाई स्टार ट्विंकल, तो ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। तो हम सारी कहानी लिखेंगे, लेकिन उसका मेन पॉइंट क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। उसको हमने पेंसिल से या जैसे भी अंडरलाइन कर दिया। अब क्या होगा? एग्जामिनर का ध्यान उस रीजन पे जाएगा। आपने दाएँ-बाएँ जो भी लिखा है, वो ठीक है। लेकिन जब आपको आपका मेन पॉइंट पे जब नज़र वो चला गया, इसका मतलब कि एग्जामिनर खुश हो गया कि हाँ, अब ये सही ही लिखा। ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी होता है। आप साइकोलॉजिकल कितना संतुष्ट कर पाते हैं एग्जामिनर को, ये भी एक गेम है।
अपने आंसर को लास्ट में मैंने कहा आपको रिवाइज़ करना ही है और जब आप लिखते हैं ना आंसर को, तो ईज़ी लैंग्वेज यूज़ करें। आजकल बहुत सारे इंग्लिश में होता है ना अमेरिकन और क्या-क्या लैंग्वेजेज़ होते हैं, जर्मन और ये वो। ज आप ठीक है सीखे भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना हाई-फाई बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज यूज़ करें, जो सबको समझ में अच्छे से आ जाए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सोशल मीडिया की हैबिट्स ही पड़ी हुई है। सोशल मीडिया की एक हैबिट्स ही पड़ गई है। योर लिखना है, यू आर लिखेंगे। वेलकम लिखना है, WLCM से काम चला लें। नहीं, इन इन स्लैंग्स का यूज़ करना जो अगर आपकी हैबिट भी है तो वहाँ ख़्याल रखिएगा कि ये वर्ड वहाँ नहीं चलते। ऐसा नहीं कि आप स्लैंग्स का यूज़ करना वहाँ शुरू कर दें। वो मैसेज नहीं लिखना इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे, वो क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इन हैबिट्स का भी आपके ऊपर थोड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है। इनको भी ख़ास ख़्याल रखना है। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, अगर आप इन बातों का ख़्याल रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने बार-बार कहा है, गॉड ऑलमाइटी है, एकदम प्रॉपर केयर रखिए। कंसंट्रेशन क्रिएट जैसे लोगों लोगों को कहा जाता है अभी आपने देखा था वैसे तो योगा एक ऐसा है जिसको कोरोना काल में इंडिया ही नहीं सबने अपना लिया। लेकिन जब कहते हैं कि भई थोड़ा कंसंट्रेशन करो, तो कहते हैं नहीं-नहीं ये तो योगा का पार्ट है, हम करेंगे, हम नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे। भई इससे माइंड कंसंट्रेट होता है। आप कुछ करें ना करें अगर भगवान को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हैं, अगर उनको याद करते हैं, तो इससे कंसंट्रेशन होता है। कुछ मिले ना मिले, लेकिन कंसंट्रेशन ज़रूर मिलता है। उससे हमारा माइंड का जो चक्र है, वो बिल्कुल कंसंट्रेट होता है और चीज़ें आपको ज़्यादा याद होती हैं। लास्ट बात मैं इतनी ही कहूँगा कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो के कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं। अपने कोई टॉपिक्स हैं उसको भी लिखें, जो आपको लगता है और मैं तो अपनी मर्ज़ी से आपको दे ही रहा हूँ, टॉपिक्स दे रहा हूँ बना कर के। लेकिन आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, इस टॉपिक पे मैं समझाऊँ, तो ज़रूर आप लिखें और मैं श्योर हूँ कि एक बार मैं जब समझा दूँगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपके हर सॉल्यूशन के लिए मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ। लेकिन तब जब आप उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए 24 आवर रेडी रहें। पढ़ें, पढ़ने से कहीं कोई नुकसान नहीं है। सबका अपना-अपना दायित्व है। मैं टीचर हूँ, मेरा काम है आपको पढ़ाना। ये मेरी ज़िम्मेवारी है, ये मेरी ड्यूटी है। आप स्टूडेंट हैं, आपका काम है पढ़ना। सबकी अपनी-अपनी ड्यूटी है। अगर हम अपने ड्यूटी में, अपने कर्तव्यों में, अगर हम कहीं लीनिएंट होते हैं, नहीं करते हैं सही से, तो फिर उसका नुकसान तो हमें झेलना ही पड़ता है। ईमानदारी रखेंगे, मैं अभी भी और लास्ट बात के साथ मैं इसको लास्ट करूँगा कि अगर आप में अभी भी जुनून आ गया और मैंने एक बहुत पंच पॉइंट कही है आपको कि अभी आपको ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो आप अभी लास्ट सेशन की मैं एक छोटी-सी बात बता देता हूँ आपको कि एक स्टूडेंट था, एकदम सब कहते थे निल है, कुछ नहीं पढ़ता। हमने भी देखा बिल्कुल मेहनत ही नहीं करना, कुछ दे दो तो ठीक है। अब भई छोटे बच्चे नहीं है ना जिनको हमेशा डाँटते रहें हम, कंपार्टमेंट आ गया, मैथ्स में भी और साइंस में भी। अब क्या
उनके फादर थोड़े अच्छे पोस्ट पे हैं। अब वहाँ फ़ोन आने लगे, अब वो जवाब दें तो क्या दें? उन्होंने कह दिया, नहीं मेरा बेटा तो पास हो गया। फिर वो भागे दौड़े मेरे पास आए कि भई क्या हो गया? मैंने सर ऐसे-ऐसे बोल दिया, मैं अपनी बेइज़्ज़ती कैसे करवाऊँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ? कई सारे फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ मैं। वो बच्चा भी था। वो बच्चा उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि वो रोता हुआ नज़र आया। फिर मैंने उसको समझाया और 1 महीने बाद ही पेपर हुआ। यकीन कीजिए 56% उन दोनों में, एक में 56, 55 ऐसे कुछ लेके आया। कहे भई 1 महीने में क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। 1 महीने में उसका माइंड जाग गया। जो चीज़ें मैं अभी बोलता हूँ, आपको टीचर, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि भई अभी जाग जाओ ना। 1 महीने बाद जागने से क्या, एक बार आपको धक्का लग जाएगा ना, एक झटका तो लगेगा। झटके क्यों लेना चाह रहे हो? लास्ट बात कहता हूँ कि आपकी हर एक प्रॉब्लम मैथ और साइंस से रिलेटेड, देखो पॉलिटिक्स के भी मैंने दिए हैं, लेकिन फिलहाल मैं मैथ और साइंस पे कंसंट्रेट करूँगा। वो मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे डेली लाइफ में जो मैं देख रहा हूँ कि एसएसटी से बच्चे थोड़े भाग रहे थे, तो उनको मैंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन मैथ और साइंस के टॉपिक मैं लगातार दूँगा और आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी टॉपिक हो, आप मुझे कमेंट में लिखें। श्योर मैं उस पे सॉल्यूशन दूँगा और अगर उस पे सॉल्यूशन आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रही, किसी को वर्कशीट चाहिए, किसी को प्रैक्टिस शीट चाहिए, एकदम आप ओपनली, शिक्षा व्यवसाय नहीं है। मेरे आने का मकसद ही सिर्फ़ यही है कि ये जो बड़े-बड़े शिक्षा माफिया बैठे हैं, इनको देखो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ करोड़ों में, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अकेला। लेकिन अगर 5 का भी भला कर दूँ, 10 का भी भला कर दूँ, तो क्या जाता है? ओके? सो गुड बाय फॉर नाउ और एकदम मेरे दिल से दुआ है हमेशा और मुझे श्योर है कि जो-जो मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरी बातें मान रहे हैं, आप श्योर सक्सेस होंगे। रिज़ल्ट के बाद आप फिर से इसी वीडियो पे कमेंट करेंगे कि हाँ सर आपने कहा था और हमने सक्सेस की। श्योर 100% श्योर सक्सेस होंगे आप। आप यकीन रखिए इस चीज़ का। और बाकी देखिए, मैंने कहा कि मेरी इच्छा यही है यहाँ कि मैं अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर पाऊँ। वो तभी होगा, सोशल मीडिया का गेम आप जानते हैं कि जब फॉलोवर्स नहीं हैं, जब बातें सुनने वाले नहीं हैं, तो फिर मेरे बकने का कोई ज्ञान फ़ायदा है नहीं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर ये सब करें। और दूसरी चीज़, अभी तो मैं 10th के बच्चों पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, फिर 12th बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं, फिर 11th और 9th और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सारे जनरल टॉपिक्स मैं लेके आऊँगा और धीरे-धीरे मैं इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करके आपको दूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।